नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज जिस स्टॉक की मैं चर्चा करने वाला हूं दोस्तों, वो आप कह सकते हैं एक और स्मॉल फाइनेंस बैंक है दोस्तों। इसने जब क्वार्टर थ्री के अपने अपडेट्स दिए, ये इतने ज़्यादा चिंताजनक है दोस्तों इसके क्वार्टर थ्री के अपडेट जो आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और लगातार जो ये स्मॉल फाइनेंस बैंक को लेकर के जो एक्साइटमेंट कह लीजिए, उसमें फोमो कह लीजिए, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट कह लीजिए, खास करके रिटेल निवेशकों का पिछले कुछ समय से देखने को मिला है दोस्तों स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर। इसीलिए मैंने लगातार वीडियोस बनाए हैं। इससे पहले आप कह सकते हैं मैंने सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक उससे पहले आज यहाँ पे जिस स्मॉल फाइनेंस बैंक की चर्चा करने वाला हूँ वो है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो ऐसे आप कह सकते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के ऊपर ऑलरेडी हम चर्चा कर चुके हैं दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों आपको पता होगा कि अब क्वार्टर थ्री के नंबर्स आने शुरू हो गए हैं। इस कंपनी ने, इस बैंक ने अपने क्वार्टर थ्री के अपडेट्स दिए और मुझे लगा कि स्टॉक के ऊपर वो निवेशक जो इसमें निवेशित हैं या निवेश की सोच रहे हैं, उनको ये वीडियो ज़रूर सोचना देखना चाहिए दोस्तों, क्योंकि एक बहुत ही क्लियर पिक्चर इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। हर बार की तरह इस वीडियो में दोस्तों 3 पार्ट हैं। पहला मैं जो आपके साथ यहाँ चर्चा कर रहा हूँ, दूसरा पार्ट कंपनी के एक ओवरव्यू कि भाई कितने सारे कंपनी के आप कह सकते हैं ब्रांचेस कह लीजिए, कौन कौन से ज्योग्राफिकल एरियाज में कंपनी काम करती है, कंपनी की शुरुआत कैसी हुई थी, कहाँ पर कंपनी का सबसे ज़्यादा एक्सपोजर है दोस्तों, कंपनी का एक क्विक बिजनेस स्नैपशॉट लेंगे। और उसके बाद बारी आएगी दोस्तों थर्ड पार्ट की, जहाँ पर जो क्वार्टर थ्री के अपडेट्स बैंक ने दिए हैं और इन्वेस्टर्स के लिए हाईलाइट। और उस हाईलाइट में दोस्तों मैं बता दूं, लास्ट की जो 3 लाइन है वो मुझे लगता है ओवरऑल वीडियो को समराइज करती हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि कंपनी का कोई आप कह सकते हैं आने वाले समय बिजनेस नहीं होगा। प्रॉब्लम स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के सामने मुझे ये लगती है कि उनके पास करने को बिजनेस तो बहुत सारा है, क्योंकि देखिए लोन बांटना खास करके सेमी अर्बन रूरल एरिया में कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं लगती मुझे। इट्स वेरी इजी, बट डिपॉजिट ग्रोथ आप बढ़ा रहे हो अपनी, इट्स ओके, लेकिन आप अपने एनपीए को कैसे रिजॉल्व करोगे। पिछले क्वार्टर में एनपीए थोड़े हद तक कमी आई थी दोस्तों, लेकिन इस बार के क्वार्टर थ्री के अपडेट्स वाकई में निराशाजनक रहे हैं, ठीक है। सो इस आ कह सकते हैं इस तरह में स्टॉक में निवेश करने से पहले आप एटलीस्ट ये जान लें कि आप एक कितने रिस्की आप कह सकते हैं जगह पर जा रहे हैं, कितने रिस्की स्टॉक में जा रहे हैं, और क्या वाकई में आपके रिस्क प्रोफाइल को ये मैच करता है कि नहीं करता है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि स्टॉक कोई भी कुछ एक्सेप्शन केस होते हैं, स्टॉक कोई भी अच्छे बुरे नहीं होते, वैल्यूएशन होती है। आपको कोई स्टॉक अगर बहुत अच्छे वैल्यूएशन में मिल रहा है तो क्यों वो समय खरीदारी करना एक कह सकते हैं सही होता है। और अगर वो बहुत रिस्की स्टॉक भी है तो माफ़ कीजिएगा, कोई अगर रिस्की स्टॉक भी है दोस्तों, तो उस समय उसमें एक्यूमुलेशन या एंट्री करने की सोचें जब वो तमाम नेगेटिविटी उसके ऊपर ऑलरेडी प्राइस इन हो चुकी हो। ईसेफ में ऐसा हो मुझे नहीं लगता दोस्तों, ठीक है। तो इस बार पूरी तरह से कह सकते हैं हम शुरू से अंत तक हर एक चीज़ के ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं इसी प्रकार के वीडियोस बनाता हूं, तो प्लीज़ अगर चैनल में पहली बार आए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप ऐसा करते हैं दोस्तों चैनल की ग्रोथ होती है, बहुत बहुत मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। और मैं आपसे बता दूं, अगर आपका मन नहीं है ओवरव्यू पढ़ने का, प्लीज़ लास्ट के 8 मिनट चले जाइए। बस लास्ट के 8 मिनट भी अगर आप देख लेंगे बिना स्किप किए, मुझे लगता है आपके ऑलमोस्ट सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। नहीं मिलते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कुछ अन्य स्टॉक में चर्चा करनी हो कमेंट सेक्शन बताइएगा दोस्तों, ठीक है। तो अब विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा लेके चलता हूं वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ। तो दोस्तों सबसे पहले चलते हैं कंपनी ओवरव्यू के ऊपर। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आप पाएंगे दैट कंपनी ओवरव्यू। आप देखिए जो ईसेफ फाउंडेशन है दोस्तों, ऑल्सो नोन एज इवेंजेलिकल सोशल एक्शन फोरम, ये आप कह सकते हैं ईसेफ स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के इंडिविजुअल प्रमोटर हैं दोस्तों, मिस्टर कादेम्बेली ल पॉल थॉमस, ठीक है, अलॉन्ग विद अदर्स 1992। यानी जो ओवरऑल एंटिटी है ये 1992 से चल रही है दोस्तों,
ठीक है। आप देखिए इसकी जो रूट है माइक्रो फाइनेंस बिजनेस में लगातार रही है, और ये कहां से शुरुआत होती है 1995 से दोस्तों, ठीक है। और देखें 28 साल का कंपनी के पास एक्सपीरियंस है दोस्तों, और देखें माइक्रो फाइनेंस बिजनेस स्पेस में दोस्तों, और अनसर्व्ड और अंडरसर्व्ड लोगों को ये करती है। मैं आपको फिर एक चीज बता दूं, ये चीज जितना सुनने में प्यारा लगता है, ये चीज जितना सुनने में एक्साइटेड करता है कि भाई जो ये कंपनी है अनसर्व्ड और अंडरसर्व्ड को करती है, इन्वेस्टमेंट के लिए उतनी ही भयंकर चीज है दोस्तों। भयंकर वर्ड मैं इसलिए यूज कर रहा हूं, आपको थोड़ी देर में, जैसे मैंने पहले कहा, Q3 के जो अपडेट्स आए हैं वो वाकई में चिंताजनक है दोस्तों, ठीक है। बट एज ए इन्वेस्टर मैं हमेशा कहता हूं, खरीदारी के मौके वही होते हैं जहां थोड़ा सा रिस्क ज्यादा रहता है। ओके, यहां पे हम आगे चलते हैं और कुछ अन्य चीजों में यहां चर्चा करेंगे। तो देखिए कंपनी का जो टोटल बिजनेस है जिसमें AUM और डिपॉजिट दोनों को मिला करके 34,906 करोड़ का रहता है, ठीक है। एडवांसेस अंडर मैनेजमेंट 17,490 करोड़ में है, डिपॉजिट 17,460 करोड़ में है। ये विजन मिशन है, आप इसको आराम से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। हम सबको पता है विजन और मिशन दुनिया में एक अच्छा कह सकते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन का ओवरऑल स्ट्रक्चर बनाने के लिए रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ें दोस्तों कि जो पॉल थॉमस साहब हैं इनका 6.94% स्टेक है, ईसेफ फाइनेंशियल होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड का 62.46% है, और ये दोनों ही मिल करके क्या बनते हैं, ईसेफ स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें, और यहाँ पे देखिए फाइनेंशियल सर्विसेज में ये दिया विकास SIDBI इसका स्टेक है 31%, इस सैमको का 63.49% इस चीज़ में, और अदर मिला के 5.35%। तो ये सब मिला करके एक ईसेफ स्मॉल फाइनेंस बैंक बनता है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं जर्नी सो फार। पॉज कर दूंगा, आप पॉज कर लें वीडियो को, इसे पूरा पढ़ें अगर आपको पढ़ने का मन है, किस प्रकार से जर्नी शुरू हुई है और अभी तक कहां तक कंपनी आई है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट चीज है दोस्तों, देखिए सक्सेसफुल IPO लिस्टिंग। देखिए IPO प्राइस 60 रुपए का रखा गया था, ठीक है। लिस्टिंग प्राइस थी 71 रुपीज, लिस्टिंग डे गेन था 19%, और जब मेरा आप ये वीडियो देख रहे होंगे स्टॉक 70 रुपए वापस से ट्रेड कर रहा है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब इंपॉर्टेंट चीज ये है, एक छोटा सा बिजनेस स्नैपशॉट ले लेते हैं, ठीक है। आप देखें कंपनी का 21 स्टेट और 2 UTs में ऑपरेशन है, 700 बैंक आउटलेट्स हैं, 579 ATMs है दोस्तों, टोटल कस्टमर कंपनी के पास 7.51 मिलियन है दोस्तों, ठीक है। कस्टमर्स, एम्प्लॉय नहीं, कस्टमर्स। एम्प्लॉयज कितने हैं, 5,505 एम्प्लॉयज हैं। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट कितने हैं, 25। कस्टमर सर्विस सेंटर्स कितने हैं, 854। बैंकिंग एजेंट्स कितने हैं, 2,332। बिजनेस फैसिलिटेटर्स कितने हैं, 615 दोस्तों, ठीक है। एसेट प्रोफाइल में माइक्रो लोन्स कितना है, 73.5%, यानी जो माइक्रो लोन्स है ना उसका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, और जहां माइक्रो लोन्स का एक्सपोजर ज़्यादा होगा NPS का खतरा उतना बढ़ता रहेगा। रिटेल लोन 17%, अदर लोन्स 9.5%। AUM ग्रोथ अगर आप ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो आप पाएंगे कि सितंबर 2023 में 37% का जंप है ईयर ऑन ईयर, और फाइनेंशियल 23 से 32% का। एसेट क्वालिटी देखेंगे तो ग्रॉस NPA 2.6 और नेट NPA 1.2। ये दिखने में बड़ा प्यारा लग रहा है जिस प्रकार की, लेकिन अपडेट आई है वो चौंकाने वाली दोस्तों, इन द नेगेटिव सेंस, पॉजिटिव सेंस में नहीं, नेगेटिव सेंस में, ठीक है। यील्ड और एडवांसेस हैं दोस्तों। लाइबिलिटी प्रोफाइल, डिपॉजिट 17,416 करोड़, डिपॉजिट में ग्रोथ सितंबर 23 से अगर आप तुलना करेंगे अभी तक की तो 29% की है, फाइनेंशियल 23 से 14%। कासा डिपॉजिट परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट 18% से थोड़ा ज्यादा है दोस्तों, जिसमें जो करंट अकाउंट है ना वो 1.5% है कासा में, और जो सेविंग्स अकाउंट है 16.5% है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन अगर आप देखेंगे कि वो कौन से क्लाइंट है जो सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं, टॉप 20 लार्जेस्ट डिपॉजिट जो है बैंक के वो 9.9% में आप कह सकते हैं कंट्रीब्यूट करते हैं। यानी जो इनके 20 सबसे बड़े कस्टमर हैं वो अगर इस बैंक के पास 100 रुपए मान के चलिए तो 9.9 रुपए वो मात्र शुरू के 20 डिपॉजिटर रखते हैं दोस्तों, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा सा आप कह सकते हैं ज्यादा है इन सब चीजों में, ठीक है। फाइनेंशियल देखेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, देखिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे तो
फर्स्ट हाफ फाइनेंशियल 24 में 270 करोड़ का आया है, फाइनेंशियल 23 में 302 करोड़ मिलेगा आपको। ये शेयर होल्डिंग फंड है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन ये रहा। अभी इसमें फोकस हम इसलिए नहीं करेंगे दोस्तों कि अब काफी समय हो गया है, ठीक है। अब Q3 के नंबर्स हमारे सामने रखे हुए हैं और इवन रखे क्या हुए हैं, कंपनी ने जो Q3 के अपडेट्स हैं वो जारी कर चुके हैं दोस्तों, ठीक है। तो एक स्नैपशॉट जो बिजनेस का क्विक चाहिए था वो भी हमको मिल चुका। नेक्स्ट चलते हैं, यहां पे देखें कंपनी का जो जियोग्राफिकल फुटप्रिंट है वो कितना है दोस्तों। तो आप यहां पे पाएंगे कि भैया कंपनी का जो बैंकिंग आउटलेट, एटीएम और ये चीज देखिए, तो आप यहां पर पाएंगे दोस्तों कि जो ये चीज है दोस्तों फाइनेंशियल 23 में 60% ये कंपनी का सेमी अर्बन एरिया से आता है, अर्बन से 17%, रूरल से 12% और मेट्रो सिटी से 11%। यानी सबसे बड़ा जो एक्सपोजर है ईसएफ का वो आज भी सेमी अर्बन एरिया से है, उसके बाद अर्बन, ठीक है, फिर रूरल एरिया है। तो सेमी अर्बन और अर्बन दो जगह कंपनी अपने आप को रखती है दोस्तों, ठीक है। ग्रॉस एडवांसेस बाय स्टेट देखेंगे तो केरला से सबसे बड़ा एक्सपोजर, आफ्टर दैट तमिलनाडु, उसके बाद महाराष्ट्र, देन मध्य प्रदेश, देन कर्नाटका, देन छत्तीसगढ़। मतलब मेरा स्टेट जो है वहाँ से भी 2.8% का एक्सपोजर है। और मैं देख के हैरान था ईसएफ के आउटलेट, मैंने भी 2-3 देखे थे यहाँ जहाँ मैं रहता हूँ, ठीक है। अब भाई देखिए कंपनी के बैंक आउटलेट, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़। देखिए छत्तीसगढ़ में 35 है, 35, इसीलिए 2.8% में है। केरल से 304, ठीक है, 35, 304, और उसके बाद तमिलनाडु में 97, ठीक है। तो आप देखें महाराष्ट्र में 71, मध्य प्रदेश में 68, ठीक है। तो आप देखें कंपनी का जो एक्सपोजर है वो वाकई में जो आप कह सकते हैं कि भैया ये उन जगह पर ज़्यादा है, सेमी अर्बन और अर्बन एरिया से दोस्तों, ठीक है। अब नेक्स्ट है, देखिए मैं इसे पॉज कर दूंगा। अगर आपको पढ़ना है कि कौन से मल्टी नोडल डिलीवरी चैनल्स कंपनी रखती है और अपना फोकस बढ़ा रही है, तो भाई देखिए अब आप देखिए बैंकिंग आउटलेट्स हैं, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट है। जी हाँ, कंपनी के पास बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट है बहुत सारे, छोटे मोटे नहीं, डिजिटल बैंकिंग जो ऐप है, और एटीएम और डेबिट कार्ड दोस्तों, ठीक है। अब मुझे नहीं पता एटीएम एंड डेबिट कार्ड्स क्यों लिखा गया है। अब देखिए स्ट्रॉन्ग रूरल और सेमी अर्बन बैंकिंग फ्रेंचाइज, ठीक है। स्ट्रॉन्ग रूरल और सेमी अर्बन फ्रेंचाइज है। क्यों? आप देखें लो पेनिट्रेशन ऑफ बैंकिंग क्रेडिट इन रूरल एरियाज। देखिए हम आज भी ना कितनी भी फाइनेंशियल इंक्लूजन की बातें कर लें, बट जब भी आप जो बड़ी फाइनेंस कंपनियां हैं, जो बैंक्स हैं, इवन जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, वो हर कोई आपको यही कहेगा कि आज भी जो हमारे देश का जो रूरल इंडिया है, ग्रामीण भारत है, वहाँ पर फिनेंस बहुत ही अच्छे तरीके से भी नहीं पहुँचा है, ठीक है। तो आप देखें रूरल शेयर और जीडीपी कंट्रीब्यूशन आप देखेंगे तो यहाँ पर बैंक का ये देखिए तो 47% है, और रूरल शेयर ऑफ क्रेडिट आउटस्टैंडिंग का 8 यहाँ पे आप देखेंगे तो ये इतना बड़ा चीज़ है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम आएंगे दोस्तों कि फोकस ऑन इंक्रीजिंग क्रेडिट इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज रिमेन लो, ठीक है। अब आप देखें जो क्रेडिट फोकस है दोस्तों वो लगातार बढ़ रहा है क्रेडिट और रूरल सेमी अर्बन एरिया में, क्योंकि वो बहुत अभी तक लो है दोस्तों, ठीक है। ये तमाम अन्य चीज़ें हैं। और अगर हम थोड़ा नीचे जाए ना, आपको मैं बताता हूँ फुटप्रिंट अगर हम देखें रूरल सेमी अर्बन एरिया में तो 55.9% कस्टमर इनके रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में है, और 71% से ज़्यादा का जो बैंकिंग आउटलेट है वो सेमी और रूरल अर्बन एरियाज में दोस्तों। देखिए ये एक बहुत अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ के चांसेस तो देते हैं, मैं फिर कहूँगा, लेकिन यार यहीं से तो जो एनपीएस है वो बढ़ते हैं। अब आप एक चीज़ बस कॉमन सेंस में पढ़िए कि जो चीज़ ये कर रही है क्या वो बड़े बैंक्स नहीं कर सकते? ठीक है, आप उतना बड़ा आउटलेट मत खोलिए जितना बड़ा आप खोलते हैं मेट्रो में, अर्बन में, छोटा खोलें, लेकिन नहीं, प्रॉब्लम यही है कि भाई यहाँ पर एनपीएस के खतरे बहुत होते हैं। लेकिन भारत में आज जिस प्रकार के चांसेस हैं, और देखिए आप गुजरात समिट को देख रहे होंगे, जिस प्रकार की वहाँ इन्वेस्टमेंट की बातें चल रही हैं, देखिए 100% नहीं 70% भी अगर चीज़ें हो जाती है ना, अपने आप में वो फिनोमिनल रहने वाला है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं भाई, देखिए रैपिड एसेट ग्रोथ विद कंटिन्यूड फोकस ऑन कोर सेगमेंट और रिटेल सेगमेंट, ठीक है। तो ये आप देखें तो सितंबर 30 में अगर आप देखेंगे तो ईसेफ के पास 7.51 मिलियन कस्टमर थे जो मैक्रो लोन्स
जिसमें द मेजॉरिटी वर विमेन, ठीक है। और देखिए विमेन एम्पावरमेंट को लेकर के ना, और खासकर रूरल एरिया में इन्होंने स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को एक काफ़ी इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं चीज़ें दे रखी है, ठीक है। ये चीज़ें आप रोक सकते हैं। आप देखते हैं कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच में प्रोडक्ट टू मीट कस्टमर लाइफ साइकिल्स एंड क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं जो आपको ई सैप देता है। होम लोन्स, व्हीकल लोन्स, एग्री लोन्स, गोल्ड लोन, जी हाँ गोल्ड लोन भी देता है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, सब्सिसिव, एमएसएमई, पर्सनल लोन और लोन टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दोस्तों, ठीक है। कस्टमर सर्विस में ये सब चीज़ें दोस्तों। खैर अब 24/7 कॉल सेंटर तो ये बोल रहा है, अब ये अच्छा है, ये करते होंगे, क्योंकि बड़े बैंक तो कर नहीं पाते, ये कर रहे हैं, सो इट्स गुड। अब वापस आते हैं दोस्तों Q3 के अपडेट में जो बैंक ने दिए हैं, और मैं क्यों कह रहा हूँ बार बार कि ये वाकई में एक बहुत चिंता का विषय है दोस्तों। आप देखें तो जो डिपॉजिट्स हैं, आप देखेंगे यहाँ पे तो जो टोटल डिपॉजिट है जिसमें कासा है और कासा रेशियो है 18,860 करोड़ है दिसंबर तक, और आप देखें एक साल पहले ये 13,412 था। ईयर ऑन ईयर मोर देन 40% का जंप है। और मैंने इसीलिए आपसे कहा था रेवेन्यू बढ़ने के चांसेस इतने ज़्यादा है इस समय। आप अगर किसी बैंक को देखें कि वो रेवेन्यू बढ़ा रहा है या टोटल डिपॉजिट बढ़ रहे हैं, तो ये मुझे कोई बहुत ज़्यादा सरप्राइज नहीं लगता है, ठीक है। बट जिस प्रकार से वो अपने डिपॉजिट बढ़ा रहा है, अगर उसके प्रोपोर्शनेट वो अपने एमपीएस को टाइट करने में कामयाब है, तो एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है दोस्तों। और यही चीज़ क्वार्टर 8% से जंप है। कासा रेशियो दोस्तों जो 3562 करोड़ था, वो आप माफ़ कीजिएगा, तो जो 2960 करोड़ था वो बढ़ करके 3562 करोड़ हो गया है, ठीक है। तो ओवरऑल डिपॉजिट में जिस प्रकार की पॉजिटिविटी है वो अपने आप में फिनोमिनल है। दैट्स ग्रेट दोस्तों। आप एडवांसेस में देखेंगे, माइक्रो लोन्स आप देखेंगे 12,102 करोड़ आया इस बार दिसंबर क्वार्टर तक। एक साल पहले ये मात्र 9,272 करोड़ था। ईयर ऑन ईयर 30.5% ज़्यादा की जंप है। बात करें रिटेलर दर लोन की, पॉजिटिव चीज़ ये है कि इसमें ज़्यादा बड़ा जंप आया है दोस्तों, ठीक है। क्वार्टर ईयर ऑन ईयर 54.46% का दोस्तों, ठीक है। अब जो सबसे बड़ा आप कह सकते खतरा कह लीजिए या सबसे बड़ा झटका जो निवेशकों को लगा है वो क्या है दोस्तों। ग्रॉस एनपीए में अगर आप नजर डालेंगे ना, तो वो 31 दिसंबर 2023 जो आया है वो 713 करोड़ रुपीस का आया है, ठीक है। जो आप पाएंगे ग्रॉस एनपीए जो एक साल पहले 908 करोड़ रुपए में था दोस्तों, ठीक है। कितने में था? 908 करोड़ रुपए में था, ठीक है। ये आप अगर जब पाएंगे कि भाई ये ईयर ऑन ईयर तो बड़ी शानदार चीज लग रही है, ठीक है, बट सितंबर में ना ये 399 करोड़ था मात्र। तो क्वार्टर ये इतना बड़ा जंप हुआ है दोस्तों। ग्रॉस एनपीए अगर दिखाऊंगा तो एक क्वार्टर पहले 2.64% था, वो जंप हो करके 4% से ज्यादा चला गया है। आपका नेट एनपीए जो मात्र 1.19% में था वो जंप होकर के 2.20% पे आ गया है, ठीक है। तो आप समझिए चीज को कि ईयर ऑन ईयर तो ठीक है, आप सोच सकते हैं कि ये थिंग्स आर रियली गुड, बट क्वार्टर इतनी बड़ी जंप, और ये बिल्कुल भी सही नहीं है दोस्तों, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि चीजें डिपॉजिट के टर्म पे इस बार बहुत अच्छी दिख रही हैं, लेकिन जो एनपी है वो एक बड़ा सरदर्द बन के उभरा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जो हर एक इन्वेस्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वो है मेजर हाईलाइट फॉर द इन्वेस्टर दोस्तों, ठीक है। देखें आप, मार्जिन स्टेबल हैं डिस्पाइट वर्सनिंग डिपॉजिट प्रोफाइल। जी हाँ, आप देखें जब से ये स्मॉल फाइनेंस बैंक बनाए दोस्तों अपने एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस से अवतार से, E7 दोस्तों बहुत ही केयरफुली बिल्ट किया दोस्तों रिटेल सेंट्रिक डिपॉजिट बुक, जहां पर जो शेयर है ना दोस्तों रिटेल डिपॉजिट का वो 89% है दोस्तों, एंड द बुक हैज ग्रोन एट अ कैगर ऑफ ओवर 81% बिटवीन 17 से फाइनेंशियल 23, एंड द रीसेंट स्ट्रगल विद डिपॉजिट रिफ्लेक्टेड इन टर्म्स डिपॉजिट लेड ग्रोथ दोस्तों। देखिए एक अच्छी चीज है, जैसे ही ईस्ट फाइनेंस बैंक बने इन्होंने अपने आप को जिस प्रकार से दोस्तों एक आप कह सकते हैं रिटेल सेंट्रिक डिपॉजिट बढ़ाई, ये अपने आप में फिनोमिनल था। और जैसे मैंने पहले कहा था भाई साहब, आज के समय में हर एक इंसान और खासकर रूरल एरिया में हर कोई लोन चाहता है, हर किसी के पास पैसे हैं, ठीक है। आप देखें बट
मैं कहता हूं जब तो लोन्स की बात कर रहा हूं दोस्तों, ठीक है। बट वाइल ओवरऑल डिपॉजिट ग्रो इन Q2 by 29% year on year, ठीक है। देयर बाय लैगिंग क्रेडिट ग्रोथ, द लो कॉस्ट कासा कॉन्ट्रैक्टेड शेयर इन टोटल डिपॉजिट फेल टू 18% फ्रॉम 24%। देखिए, मायने ये रखता है कि आपके जो ओवरऑल डिपॉजिट है उसमें कासा रेशियो का क्या हिस्सेदारी है। अगर कासा रेशियो आपकी कम है ना आपके ओवरऑल डिपॉजिट्स में, तो दिस इज नॉट अ गुड साइन, क्योंकि कासा रेशियो में आपके पास जो डिपॉजिट रहते हैं ये बहुत कम इंटरेस्ट रेट में रहते हैं, जबकि टर्म इंश्योरेंस टर्म डिपॉजिट में आपको बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। इसीलिए वो डिपॉजिट्स जहाँ पे कासा रेशियो बहुत अच्छा हो वो काफ़ी अच्छी इंपॉर्टेंट होती है। बट हाउ थैंक्स टू वेरी हाई यील्ड बुक because of the dominance of unsecured microfinance, ESEF reported a net interest margin of 11%। अच्छी चीज़ ये है, अनसिक्योर्ड माइक्रो फाइनेंस की जिनके पास जो ओवरऑल बुक है उसमें जो उसका डोमिनेंस है, इनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो 11% में रहे हैं। और आप देखें बट ये 30 बेसिस पॉइंट का गिरावट है सिक्वेंशली, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एक और कह सकते हैं चीज़ की जो हमने Q3 के डिपॉजिट में भी देखी थी, और वो है एसेट क्वालिटी वर्सन। एसेट क्वालिटी में एक बड़ी भयंकर गिरावट आई है दोस्तों। आप देखें, जब आपका जो लोन बुक है ना ये अनसिक्योर्ड माइक्रो फाइनेंस से लोड रहता है, उसके वजह से जैसे हमने ऊपर देखा कि भैया आप नेट इंटरेस्ट मार्जिन तो आपने अच्छा कर लिया, बट इसी कारणवश कि आपका माइक्रो फाइनेंस में जो आपका अनसिक्योर्ड लोन है वो बहुत भरा हुआ था, ईसेफ ने एक टफ गोइंग थ्रू देखा है दोस्तों कोविड में, क्योंकि जो लाइवलीहुड है ये एकदम तरह से रुक गई थी, और जो इनकी मेजॉरिटी ऑफ इनके बोरोवर हैं वो असमर्थ थे पेमेंट करने को, ठीक है। और आप देखें यही चीज किस चीज में रिजल्ट रही दोस्तों, ग्रॉस स्लिपेजेस में एक भयंकर बढ़ोतरी की। वाइल द रिपोर्टेड एनपीए शॉट अप, क्रेडिट कॉस्ट हिट्स द रूफ, हाउएवर मच ऑफ द क्लीनिंग अप इज ओवर। अच्छी चीज ये है कि बहुत सारी जो क्लीनिंग अप थी वो हो चुकी है, लेकिन याद रखिएगा ये जब आर्टिकल था ना ये तब था जब इन्होंने Q3 के अपडेट दिए नहीं है। बहुत सारी क्लीनिंग अप तब तक हो चुकी थी, लेकिन इस बार के जो Q3 के एनपीए आए हैं ये वापस से डराने वाले हैं, ये वापस से सरदर्द वाले हैं दोस्तों, ठीक है। जब लास्ट रिपोर्टेड क्वार्टर था दोस्तों, हमने सीपेजेस में कुछ स्पाइक देखा था क्रॉस बेयर टू 4.5% एंड अ सिक्वेंशियल राइज इन ग्रॉस एनपी नेट एनपी, ऑल्दो प्रोविजन क्रॉस टू डेवर्स 55%। मैनेजमेंट ने एट्रीब्यूट किया दोस्तों टू द सीजनैलिटी इन द की मार्केट ऑफ केरला एंड डज नॉट एक्सपेक्ट एनी मटेरियल डिटरेशन एसेट क्वालिटी। बट आप मुझे बताइए, आपने कहा तो है केरला में, लेकिन मैं आपको एक चीज़ समझा दूं, अगर आप ईसेफ में निवेश कर रहे हैं, इनका एक्सपोजर केरला में बहुत ज़्यादा है, केरला की हालत इट्स नॉट गुड इन फाइनेंशियल टर्म्स, एंड आई एम टेलिंग यू दिस। आप जाकर के देखेंगे तो केरला में अगर दोस्तों, सॉरी अगर मैं गलत वर्ड, केरल है, अगर वहाँ पे आप जाकर के देखेंगे तो भैया वहाँ प्रॉब्लम्स हैं, देयर इज इशू देयर फिनेंशियली, और ये चीज़ अब इनके एनपीए में वापस से झलक रही है, ठीक है। और हम रिपोर्ट भी देखते रहते हैं कि कुछ इश्यूज वहाँ पे चीज़ें चल रही हैं, वहाँ पे कुछ जब एक अच्छी खासी रिपोर्ट निकल आएगी तब हमें पता चलेगा कि वहाँ का जो फाइनेंशियल क्राइसिस है वो एक्चुअल में कितना ज़्यादा है, ठीक है। ईसेफ का जो बिजनेस मॉडल है दोस्तों, ये टिपिकल एनबीएफसी और माइक्रो फाइनेंस फ्रॉम अ टिपिकल रिटर्न स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है। बैंक की जो रीजनल कॉन्सेंट्रेशन है वो केरला में डोमिनेट रखती है, 43% ऑफ इट देयर इन लोन बुक। और बात करें टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, माइक्रो फाइनेंस डोमिनेट करते हैं दोस्तों, कितना 73%, माइक्रो फाइनेंस 73%। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि भाई साहब यहाँ पे अगर आप निवेश कर रहे हैं तो आप एक रिस्की बैट ले रहे हैं, ये चीज़ अपने प्लीज ध्यान में रखिए इस चीज़ को, ठीक है। अब आप देखें ये जो अनसिक्योर्ड पीस है ये हाई यील्डिंग तो रहता है जो मैंने पहले कहा, लेकिन ये इकोनॉमिक साइकिल के लिए भी उतना ही बड़ा वल्नरेबिलिटी रखता है। मैंने आपको पहले ही जो बताया ऊपर कि भैया जो अनसिक्योर्ड लोन बुक की जो एक्सपोजर है ओवरऑल बुक में वो बहुत ज़्यादा होने के कारण आप नेट इंटरेस्ट मार्जिन को तो अच्छा बना के रखते हो, लेकिन अगर थोड़ी भी प्रॉब्लम आती है इकोनॉमी में और इनका कॉन्सेंट्रेशन केरला में है जहाँ थोड़ी बहुत इश्यूज चल रहे हैं ऑलरेडी, तो मार पड़ती है दोस्तों। एंड वी सी लिटिल इम्पैक्ट ऑफ आरबीआई's recent risk management guideline on ESEF's loan book, which is dominated by priority sector, despite the target of reducing the share of microfinance by
4 to 5% एवरी ईयर। देखिए, अगर मैं और आप पढ़ रहे हैं तो भैया बैंक वाले तो बेवकूफ़ नहीं हैं, वो भी इस बात को समझ रहे हैं। तो इन्होंने कहा है कि हम 4 से 5% का एक्सपोजर माइक्रो फाइनेंस में हर वर्ष कम करेंगे दोस्तों, ठीक है। और जो बैंक है ये कोई भी प्रेशर नहीं देख रहा दोस्तों इनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन में। इट प्लान टू टारगेट, क्योंकि ये जो अदर हाई सेगमेंट है वहां पे अपना फोकस बढ़ाएगा। शुड क्रेडिट कॉस्ट रिमेन मैनेजेबल एंड द कॉस्ट टू इनकम ग्रेजुअली मॉडरेट, द बेनिफिट ऑपरेटिंग लेवरेज वी सी अपटेकन आर रिटर्न ऑन इंटरेस्ट दोस्तों, ठीक है। लेकिन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको ये जो लाइन है ना दोस्तों, ये लाइन ESEF रिमेन्स अ स्टॉक फॉर रिस्क टेकर, ये जो लास्ट लाइन है ना ये सब कुछ बयान कर देती है। ESEF में अगर आप निवेशित हैं, अगर आप निवेश की सोच रहे हैं, प्लीज एक चीज ध्यान में रखिएगा, आप एक रिस्की इन्वेस्टर में, आप एक रिस्की स्टॉक में निवेश कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। ओके, यहां से अगर रिटर्न बहुत अच्छा देता है तो वो सिंपल चीज है, हाई रिस्क हाई रिटर्न। अगर कुछ भी इश्यूज हमें 1 और 2 क्वार्टर में देखने को मिलते हैं, मुझे लगता है शायद ये जो ESEF है आपको 50 रुपीज में भी मिलता हुआ दिखाई दे सकता है दोस्तों। जी हाँ, जिस प्रकार के NPAs आए हैं वो वाकई में ESEF के लिए डराने वाले हैं। और इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है केरल में है, वो देखना ही पड़ेगा कि वहां से कंपनी अपने जो जब ये कह सकते हैं कौन कॉल रखती हैं, या वो जो भी अपने जो टॉप मैनेजमेंट है वो जब बातें करती है Q3 के नंबर्स के बाद, तो वो क्या कहती है ये देखना बहुत ज़रूरी होगा दोस्तों, ठीक है। तो मुझे लगता है ESEF में अगर आप निवेश थे या निवेश की सोच रहे थे, ये वीडियो आपके बहुत काम आई होगी। यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।